पावर इन एसी सर्किट। कर दिया। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एसी क्वांटिटी में जो वोल्टेज है वो मैं ले रहा हूँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए मैं करंट ले रहा हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ठीक है। देखिए पावर तो आपको फॉर्मूला पता है ना। देखिए अगर डीसी वोल्टेज की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। लेकिन बेसिकली इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वोल्टेज इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम और करंट इज़ ऑल्सो अ क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरी चीज़, आप इसमें ओमेगा टी +5 भी ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने ओमेगा टी -5 क्यों लिया है, उसकी वजह ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्किट क्या होती है, इंडक्टिव होती है। क्लियर हो गया। और इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है, लैग करता है, इसलिए मैंने ओमेगा टी -5 लिया हुआ है। आ गया समझ में। आप ओमेगा टी +5 भी लेंगे तो भी वही आएगा फॉर्मूला, उससे कोई दूसरा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसको डिराइव कैसे करना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम, अब दिख रहा है आपको वोल्टेज और करंट दोनों ही फंक्शन ऑफ टाइम है, तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे ओवर वन टाइम पीरियड, और एनर्जी को वापस टाइम पीरियड से डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, पावर। क्योंकि आपको पता है ना एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है। तो पहले तो हमने एनर्जी निकाल दी ओवर वन टाइम पीरियड, और उसके बाद जो एनर्जी आएगी उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करके और वापस क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। समझ में आ गया आपको। तो जैसे मान लीजिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी ओवर वन टाइम पीरियड, ओवर वन टाइम पीरियड। तो देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0 से कैपिटल टी हो जाएगा, इनटू क्या होता है, पावर इनटू क्या होता है, dt। क्लियर हो गया आपको। एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है ना, बट इट विल बी अ इंटीग्रेशन रख। और पावर की वैल्यू क्या होती है, देखिए पावर की वैल्यू जो होती है दैट इज v इनटू क्या होती है, i। तो यहाँ पे हो गया 0 से t, करो मल्टीप्लाई v इंटू आई, क्या आएगा यहाँ पे, v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा 5 इंटू क्या होगा dt। अब देखिए यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें तो देखिए v नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है 0 से t, यहाँ पे क्या आ रहा है साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5 इंटू क्या होगा dt। क्लियर हो गया। देखिए मोस्टली आप लोग बायो वाले हो ना, तो इसमें आपको थोड़ा ना इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, पर आपको ना उसको याद रखना है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा 2 sin A sin B का। 2 sin A sin B होती है cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। क्लियर हो गया, याद कर लीजिएगा। इसमें देखो साइन ए साइन बी को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 cos A माइनस बी माइनस क्या हुआ cos A प्लस बी। तो अगर आप यहाँ पे e की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, ये v नॉट आई नॉट बाई 2। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इंटीग्रेशन। साइन ए साइन बी, ये तो 1/2 कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला होगा। इसमें a की वैल्यू ओमेगा टी है और b की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी -5। तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी +5 हो जाएगा। बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस। क्लियर हो गया आपको। माइनस कॉस A प्लस बी, इसको प्लस करोगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये क्या होगा 2 ओमेगा टी माइनस क्या होगा 5 इंटू क्या होगा dt। समझ में आ गया सबको। महक तुम्हें अभी बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं cos फाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए एक चीज़ और ये है कि अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो और मान लो इक्वेशन में कहीं टाइम है ही नहीं, तो वो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t हो जाता है।
जैसे आपको दिख रहा है ना, इस cos फाई के अंदर कुछ भी नहीं है t, इसलिए cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, t cos फाई हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा, दैट इज़ वी नॉट बाई टू, कॉस फाई का क्या होगा, टी कॉस फाई, इसका क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाई अपॉन क्या होगा 2 ओमेगा। देखिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर आप साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे वो चीज़ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इसलिए वी हैव डिवाइडेड इट बाई क्या होगा 2 ओमेगा। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आप इसमें, अब आपको लिमिट रखनी है, एक बार तो आप t रखोगे, एक बार आप क्या रखोगे 0। देखिए मैं ना बायो वालों के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में ना ऐसे भी लिख सकते हो कि ओवर 1 टाइम पीरियड इसकी वैल्यू क्या होती है 0। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया। आप लिख सकते हो, बस आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि ओवर 1 टाइम पीरियड इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। समझ में आ गया। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आपको पूरी वैल्यू रखनी होगी, पर उसके लिए ध्यान रखिएगा आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो आप भूल जाते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ओवर 1 टाइम पीरियड इसकी दिस टर्म हैज़ वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर हो गया। अगर भूल जाते हो बोर्ड में तो, अगर नहीं भूलते हो तो फिर मैं पूरा ही बता रहा हूँ। देखो ये वी नॉट आई नॉट बाई 2 पहले रखो अपर लिमिट t की जगह पे, तो क्या आएगा t कॉस फाई माइनस साइन टी ओमेगा टी माइनस फाई अपॉन क्या होगा 2 ओमेगा। समझ में आ गया। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखनी है। देखो जब लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है, ध्यान रखना है। तो क्या आएगा माइनस साइन माइनस फाई अपॉन क्या होगा 2 ओमेगा। देखिए मैं कैसे किया हूँ, यहाँ पे टी के लिए 0 रखे तो क्या आएगा माइनस फाई आ जाएगा, तो ये साइन माइनस फाई अपॉन क्या होगा 2 ओमेगा। क्लियर हो गया आपको। देखो यहाँ पे इस वैल्यू को देख रहे हैं हम, इस वाले टर्म को, जैसे देखिए साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाई है, टी की जगह पे मैं आपको क्या रखना है 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू क्या होगा 2 ओमेगा। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, क्या आ रहा है अंदर साइन 4 पाई माइनस क्या आ रहा है फाई, और साइन 4 पाई माइनस फाई होता है माइनस साइन फाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जाता है। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन फाई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वी नॉट आई नॉट बाई 2 टी कॉस फाई, ये तो आपकी क्या हो जाएगी प्लस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। यहाँ देखो ये माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, तो बचेगा केवल माइनस, तो माइनस साइन फाई अपॉन क्या होगा 2 ओमेगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचा वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू क्या बचा टी कॉस फाई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओवर 1 टाइम पीरियड इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो डायरेक्ट आपका ये वाला टर्म से यहाँ से सीधा ये आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो क्या आ रही है वैल्यू एनर्जी की, दैट इज़ ये आ गया ना आपको, अभी मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने एनर्जी निकाल ली है, अब आपको पावर निकालना है, तो आप एनर्जी को वापस किससे डिवाइड करोगे टाइम पीरियड से। तो पावर इक्वल्स टू क्या होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी से डिवाइड करो, एनर्जी की वैल्यू कितनी है वी नॉट आई नॉट बाई 2 टी कॉस फाई अपॉन क्या होगा टी, ये टी से टी कैंसिल, तो पावर की वैल्यू क्या आ रही है वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू क्या आ रही है कॉस फाई। समझ में आ गया। देखिए इसमें ना थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, इस 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ √2 अपॉन क्या लिख रहा हूँ √2। वी नॉट बाई √2 क्या होता है वी आर एम एस, आई नॉट बाई √2 क्या होता है आई आर एम एस। तो पावर का जो लास्ट में फॉर्मूला आ रहा है दैट इज़ वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू क्या आ रहा है कॉस फाई। क्लियर हो गया आपको।
तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन अ क्या है, एसी सर्किट। पॉज करना आप, ठीक है। देखो तो जो पावर का फॉर्मूला हमारा आया है ना, वो आपका जो आया है वो आया है P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू क्या है, कॉस फाई। देखिए ये जो कॉस फाई है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो देखिए आपको आरएलसी सर्किट में पहले भी मैंने पावर फैक्टर का फॉर्मूला बता रखा है, लेकिन इसका नाम पावर फैक्टर इसीलिए पड़ा है बिकॉज नॉर्मली अगर देखा जाए तो डीसी सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला होता है वो V इंटू आई होता है, लेकिन इसमें वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, एंड दिस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज मल्टीप्लाई बाई अ फैक्टर ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है पावर फैक्टर। अब देखिए क्या है, मेरे पास ना किस किस सर्किट को हमने देखा है, एक तो रजिस्टिव सर्किट को देखा था, फिर इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फिर आरएल, फिर आरसी, फिर आरएलसी, इतनी सर्किट को देखा है। अगर आप रजिस्टिव सर्किट जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट थी उसमें अगर आपको ध्यान हो तो फाई की वैल्यू क्या थी, 0, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन क्या होता है, सेम फेज। अगर इसमें देखा हो तो आपको याद हो कि फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 π/2। इसमें भी जो फाई की वैल्यू थी दैट इज ऑल्सो क्या था, 90। दूसरी चीज़ है, आप इसमें माइनस ले लो इसमें प्लस ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। आपको मन करे तो माइनस ले लो, मन करे तो इसमें प्लस ले लो, इस वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी बात करें तो फाई की वैल्यू कुछ वैल्यू आई थी, और आपको ध्यान हो कि इसमें कॉस फाई की जो वैल्यू आई थी वो आर अपॉन क्या आई थी, जेड। आ रहा है समझ में, क्योंकि आरएल सर्किट में जो फेज डिफरेंस था वो कुछ वैल्यू आई थी फाई, इस वाले में भी आरसी सर्किट में फाई की कुछ वैल्यू आई थी, और इसमें भी कॉस फाई की वैल्यू क्या थी, आर बाई जेड। इसमें भी तीनों केसेस में, दो केसेस में कॉस फाई की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, आर अपॉन जेड, ठीक है। अगर आप देखो इस वाले फॉर्मूले में रखो, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो पावर का फॉर्म क्या आ रहा है, वी आर एम एस इंटू क्या आ रहा है, आई आर एम एस। अगर इसमें रखोगे तो फाई की जगह पे क्या रखोगे, 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब पावर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। समझ में आ गया। वापस आरसी सर्किट में रखो तो फाई की जगह पे 90, तो कॉस 90 की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0, मतलब इसमें भी पावर की वैल्यू क्या होगी, 0। अब आते हैं इसमें, देखो क्या मैं वी आई आर एम एस को, याद है आपको आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या था, आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन क्या था, जेड। तो क्या आप वी आर एम एस को ऐसे लिख सकते हो, आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस। ये तो आई आर एम एस आ गया यहाँ से, वी आर एम एस की जगह पे क्या रखा आपने, आई आर एम एस, और कॉस फाई की जगह पे क्या रखोगे, आर अपॉन जेड। ये जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू क्या आ रही है, आर। समझ में आ गया। इस वाले केस में भी वही फॉर्मूला आएगा, आई आर एम एस इंटू आर। इस वाले केस में भी वही आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू क्या होगी, आर। देखो इससे क्या पता चल रहा है कि बेसिकली सर्किट में कोई भी एलिमेंट हो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, किसी भी केस में जो मेरा फॉर्मूला रहा है तीनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। पावर कंज्यूम केवल कौन करता है, रजिस्टर, जो इस फॉर्मूले से आ रहा है। देखो पहले हमने रजिस्टर लिया तो इसमें आया ना पावर, लेकिन इन दोनों में दिख रहा है पावर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। आरएल लिया तो भी पावर रजिस्टर ही कंज्यूम कर रहा है, इन दोनों में भी पावर रजिस्टर। इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर को छोड़ के इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में से कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी मैं एक डेरिवेशन और कराऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट पावर कंज्यूम बाय कैपेसिटर और इंडक्टर इज 0। क्लियर हो गया आपको। लेकिन अगर मान लो आपसे वैसे पूछा जाए तो देखिए, आप अगर कोई भी दूसरी सर्किट है ना, या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमें पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करते हैं।
तो अगर इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, जो पावर कंज्यूम करेगा वो कौन करेगा, रजिस्टर। तो हम सीधा उसी का निकाल दे रहे हैं पावर। क्लियर हो गया आपको, सबको आ गया समझ में। तो ध्यान रखिएगा कि दैट इंडक्टर एंड कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, कोई पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। क्लियर हो गया आपको, करिए नोटिस से। क्वेश्चन आता है ना वो मैं करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन के टाइप से लिखिएगा आपको। लिखिए प्रूव दैट इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रूव दैट इंडक्टर और कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। ठीक है, देखिए जैसे मैं कैपेसिटर वाला केस ले रहा हूँ और आपको पता है कैपेसिटर के केस में जो करंट होती है वो क्या होती है, लीड करती है कितने एंगल से, 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं पाई की जगह पे क्या रख रहा हूँ, +90। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने केवल एक कैपेसिटर लिया हुआ है। तो कैपेसिटर में पता है अगर वोल्टेज V = V0 sin ωt है और करंट क्या करता है 90 डिग्री से लीड करता है, इसलिए इसमें I = I0 sin ωt प्लस क्या ले रहा हूँ 90। यहाँ पे भी वही करना है, पहले हमें एनर्जी निकालनी है। क्या होगी एनर्जी, 0 से T P इंटू क्या होगी dt। तो रखो यहाँ पे फॉर्मूला पावर का, पावर इक्वल्स टू क्या होगा V इंटू आई। तो क्या आ जाएगा V0 I0 sin ωt इंटू साइन ωt प्लस क्या होगा 90 इंटू क्या होगा dt। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से t, पहले कांस्टेंट बाहर कर दे रहा हूँ मैं, V0 I0/2 0 से t साइन ωt इंटू क्या आ रहा है कॉस ωt इंटू क्या आएगा dt। समझ में आ गया। इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा 2 sin A cos B का, ये होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। देखिए आप ना उस पहले वाले फॉर्मूले में याद रखें या ना रखें, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये एनर्जी क्या आएगी आपकी, दिस इज़ V0 I0/2 0 से t, रखो याद लिखो आप A प्लस B मतलब साइन ωt कॉस ωt, क्या आएगा साइन 2ωt। दिख रहा है ना, A की वैल्यू ωt हो गई, B की वैल्यू भी क्या हो गई ωt। तो साइन A प्लस B तो ωt प्लस ωt क्या आएगा 2। अब A माइनस B करना है, प्लस साइन A माइनस B, तो ωt माइनस क्या होगा ωt, साइन ωt माइनस ωt क्या होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। समझ में आ गया, मतलब ये टर्म तो हट के 0 हो गया, बस ये टर्म बच गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पे E = V0 I0/2। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और जिससे भी t मल्टीप्लाई है उससे वो चीज़ क्या होगी डिवाइड। समझ में आ गया। अब अगर आप वैल्यू रखोगे तो एक बार t रखो, एक बार क्या रखो 0। तो क्या आ रहा है यहाँ पे V0 I0, देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये 2ω भी 4ω कॉस 2ωt माइनस कॉस क्या आ रहा है 0। ठीक है ना, एक बार आपने कैपिटल T रखा और एक बार आपने क्या रखा 0। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू t की जगह पे अगर आप 2π/ω रखोगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, क्या आ रहा है cos 4π, और cos 4π की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मतलब एनर्जी 0 आ रही है, इसका मतलब पावर की वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि जो कैपेसिटर है डज नॉट कंज्यूम क्या होगा एनी पावर। समझ में आ गया आपको, करो नोटिस है। क्लियर हो गया। लिखिए नेक्स्ट, वॉटलेस करंट, वॉटलेस
देखिए मैं ना एक इंडक्टिव सर्किट का एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अगर ध्यान हो तो ये आपका करंट होता है और ये आपका क्या होता है, वोल्टेज, एंड दिस एंगल इज क्या होता है, फाई। याद है ना आपको? मैंने पहले ही बता दिया ना कि आप आर एल आर सी जिसका मन करे उसका कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा कोई वो नहीं केवल आर एल के लिए होगा। देखिए आपको यहाँ पे दो एक्सिस लेनी है। एक तो एक्सिस लेनी है जो वोल्टेज के अलॉन्ग होगी, और एक एक्सिस आपको लेनी है जो वोल्टेज के क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? देखिए चीज़ें सिंपल भी हो सकती हैं जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, पर ऐसा कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एक्सिस ले ली है वोल्टेज के अलॉन्ग और एक एक्सिस क्या ले ली है, परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज एक्सिस। देखिए इस करंट को ना आपको रिजॉल्व करना है। इसके ना दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा। क्या होगा? आ रहा है ना समझ में? आपने क्या किया है, यू हैव टेकन टू एक्सिस, वन अलोंग वोल्टेज एंड वन अलोंग क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज। इस करंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इस एक्सिस के अलोंग और एक इस एक्सिस के अलोंग होगा। अगर आपको ध्यान हो तो जिस एक्सिस से वो थीटा बनाता है उधर कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, और जिधर नहीं बनाता उधर क्या होता है, साइन। तो इस आई का कंपोनेंट इधर क्या होगा, आई कॉस फाई, और इधर क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, साइन फाई। समझ में आ गया आपको? अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा सिंपल कि व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम बाई आई कॉस फाई, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं कि इंटीग्रेट करना पड़े हमें। वी कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज वी आर एम एस, दिस आई इज आई आर एम एस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ पावर कंज्यूम्ड बाई आई कॉस फाई, तो मेरा फॉर्मूला सीधा क्या होगा, वोल्टेज इंटू क्या होगा, करंट। तो वोल्टेज तो V आ गया और करंट क्या है आपका, आई कॉस फाई। अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है कि जो एक्चुअल में AC सर्किट में पावर होता है वो क्या होता है, V इंटू आई इंटू क्या होता है, कॉस फाई होता है ना। इसका मतलब इस पावर को हम क्या बोलते हैं, रियल पावर, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखिए क्या है, आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, सबके यहाँ लगा है ना मीटर, वो एक्चुअल में केवल यही पावर को कंज्यूम, यही पावर की रीडिंग बताता है। समझ में आ गया? मतलब आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, आप केवल पैसा उस चीज़ का देते हो जो आपका रजिस्टिव डिवाइसेस है। जैसे मान लीजिए पंखा है, तो पंखे में कॉइल्स यूज़ हो रहे हैं, उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस हुआ, केवल आप उसी का पैसा दे रहे हो, क्योंकि जो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर है उसका कोई पावर का पैसा आप नहीं दे रहे हो। समझ में आ गया? इसीलिए जितने हीटिंग डिवाइसेस होती है ना उसमें रजिस्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो हीटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो गीज़र हो गया, आयरन हो गया, इन सब की पावर बहुत ज़्यादा होती है, 1300 वाट 1500 वाट ऐसे होती है। उसकी वजह क्या है कि वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या होती है, उसमें रजिस्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब जो ये आई कॉस फाई वाला जो कंपोनेंट है ना, वो जो पावर एक्चुअल में कंज्यूम करेगा वही पावर एक्चुअल में क्या होती है, AC सर्किट की रियल पावर होती है, और जिसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि पावर कंज्यूम्ड बाई आई साइन फाई, तो क्या होगा फॉर्मूला, भाई ये करंट हो गया और ये क्या हो गया, वोल्टेज, तो वी आई इंटू क्या होगा, साइन फाई। इसको P से नहीं, इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। दिस इज एक्चुअली रिएक्टिव पावर, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। ये आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 12th के, पर जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ। समझ में आ गया? ये जो यूनिट होती है ये एक्चुअल में ये जो आई साइन फाई वाला कंपोनेंट है जो कौन सा पावर कंज्यूम करता है, रिएक्टिव। इसी आई साइन फाई को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये जो पावर कंज्यूम करेगा ना वो वॉट पावर नहीं होगी, वो कौन सी होगी, वोल्ट एम्पियर। समझ में आ गया? और ये एक्चुअल में पावर कौन सी होती है, रिएक्टिव। इसका हम कोई पैसा नहीं देते हैं। क्लियर हो गया?
आ गया आपको समझ में? तो ये जो आई साइन फाई एसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? वॉटलेस। क्लियर हो गया? तो आज जो टॉपिक कवर हुआ है पता चल गया ना, एक तो पावर है, दूसरा पावर फैक्टर है, दूसरा इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है दैट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, और तीसरा क्या है? वॉटलेस करें। ठीक है, बाकी जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। नोट करो।